हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने सिंथेटिक पॉलीमर्स में हमारा टेरिलीन ये पॉलीमर बच्चों फिनिश हो गया। इसमें हमने टेरिलीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखे, उसके यूजेस देखे। बच्चों कल मैंने आपको टेरिलीन के बारे में जितना भी बताया वो मोर देन सफिशेंट है। बस आप वीडियो लेक्चर बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए, पीडीएफ फाइल नोट्स अपनी पढ़िए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करके रखिए। इतना करेंगे आप तो टेरिलीन इस टॉपिक पर आपको जो भी एमसीक्यू आएगा उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब बच्चों इसके बाद हम पीडीएफ फाइल नोट्स देखते हैं तो आपको देखेंगे बैकेलाइट नाम का पॉलीमर है, फिर उसके बाद यूरिया फॉर्माल्डिहाइड नाम का पॉलीमर है, और फिर उसके बाद मेलामाइन नाम का पॉलीमर है। अब ये तीन पॉलीमर जो बच्चों है ये इतने यानी बहुत ही कम पॉइंट्स हैं इनके ऊपर, तो ये टॉपिक जो है ये मैं सबसे आखिरी में लूँगा और अपन थोड़ा जंप करते हैं, थोड़ी लिप ले लेते हैं और हम इन तीनों पॉलीमर के आगे का टॉपिक लेंगे और वो सबसे आखिरी में मैं लूँगा। आखिरी वाला लेक्चर इन तीनों पर मैं लूँगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर के बारे में आज हमें सब इंफॉर्मेशन देखनी है। वल्कनाइजेशन रबर किसको बोलते हैं वो भी हमें देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और बाद में मैं पूरा आपको अच्छे से समझा के देता हूँ। सबसे पहले देखिए कि नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर ट्री एज अ लैटेक्स इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल सस्पेंशन। देखो बच्चों, अमेरिका में अमेझॉन नाम की एक रिवर है, अमेझॉन नावाची एक नदी आहे आणि ही अमेझॉन नावाची जी नदी आहे, रिवर आहे, हिच्या आजूबाजूचा जो भूभाग आहे ज्याला आपण अमेझॉन नदीचं खोरं म्हणू, अमेझॉन नदीच्या आजूबाजूचा भाग म्हणू, त्यामध्ये अमेझॉन हे जंगल वसलेलं आहे आणि या अमेझॉन नदीच्या आजूबाजूच्या भागामध्ये खूप सारे रबर प्लांट्स तिथं उगवतात। आणि जर या रबर प्लांटला तुम्ही कुऱ्हाडीनं एखादी खाच पाडली खोलवर तर त्या खाचेमधनं, त्या रबर प्लांटच्या त्या खाचेमधनं असं पांढरं सोल्युशन निघत राहते। ते समजा आपण एखाद्या बकेटीमध्ये कलेक्ट केलं आणि त्याला ॲसिडिक ॲसिड वगैरे वापरून कोॲग्युलेट केलं तर पोरांनो आपल्याला काय मिळते? नॅचरल रबर। काय मिळते आपल्याला? नॅचरल रबर। सो रिमेंबर, natural rubber is obtained from rubber tree as a latex in the form of a white colloidal suspension। तो नेचुरल रबर का सोर्स कौन हो गया बच्चों? रबर ट्री, रबर प्लांट। तो उसमें हमें ये मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लैटेक्स, अ व्हाइट कोलाइडल सस्पेंशन। अब नेचुरल रबर ये किस टाइप का पॉलीमर है? तो इट इज लीनियर पॉलीमर। ये बात ध्यान में रखना बच्चों कि नेचुरल रबर इज अ लीनियर पॉलीमर। जैसे पॉलीथीन ये लीनियर पॉलीमर है, वैसे ये लीनियर पॉलीमर है, ब्रांचेस पॉलीमर नहीं है, लीनियर पॉलीमर है। और इसका मोनोमर कौन है बच्चों? तो आइसोप्रीन। ये भी कभी कभी पूछते हैं, तो ये नाम ध्यान में रखना कि द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। आइसोप्रीन का आईयूपीएसी नेम क्या है बच्चों? तो 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइन, 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइन। इसका स्ट्रक्चर भी आगे दिया हुआ है बच्चों, ये देखो, ये 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइन। इधर से डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस पर है, तो साइड चेंज से नजदीक आती है तो मैं नंबरिंग करूंगा। देखो इसका नाम क्या हो रहा? इसका नाम हो रहा बच्चों 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइन। इसका कॉमन नेम है बच्चों आइसोप्रीन। तो ध्यान में रखना, द मोनोमर ऑफ natural rubber is isoprene. Its IUPAC name is 2-methyl 1,3-butadiene और 2-methyl buta 1,3-डाइन। तो एक अल्काडाइन इसका मोनोमर है बच्चों। अब हम जाते हैं थोड़ा सा आगे। नेचुरल रबर जो है बच्चों, तो ये ध्यान में रखना कि नेचुरल रबर जो है, तो ये नेचुरल रबर आप देखेंगे कि ये जो नेचुरल रबर है दिस इज अ cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन। बच्चों ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आइसोप्रीन यूनिट्स है, तो नेचुरल रबर की जब वो पॉलीमेरिक चेन फॉर्म करते हैं
तो दिस आइसोप्रीन यूनिट्स लिंक अप विथ ईच अदर इन अ सिस मैनर, मतलब सिमिलर सिस ग्रुप्स दे विल बी ऑन द सेम साइड, सिस ग्रुप दे विल बी ऑन द सेम साइड। मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो इस तरह से हो गया। तो नेचुरल रबर का और एक नाम है बच्चों सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। अब सिस क्यों बोलते हैं ये भी मैं बताऊंगा, 1,4 क्यों बोलते हैं वो भी मैं बताऊंगा, पॉलीआइसोप्रीन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। तो बच्चों ध्यान में रखना, मुझे आशा है कि ये 2-3 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द रबर ट्री in the form of latex, which is nothing but a white colloidal suspension. It is a linear polymer of isoprene. Its IUPAC name is 2-methyl-1,3-butadiene, and natural rubber is nothing but cis-1,4 polyisoprene. तो इसको ऐसा नाम क्यों रखा गया cis-1,4 polyisoprene, वो सब बच्चों हम देखेंगे। अब देखो नेचुरल रबर के बारे में ये जानकारी दी है कि नेचुरल रबर हैज लॉन्ग फ्लेक्सिबल चेन्स, नेचुरल रबर में लॉन्ग फ्लेक्सिबल चेन्स रहते हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी रहते हैं, जो पैरेलल पॉलीमेरिक चेन्स रहती है नेचुरल रबर की, तो इनके बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहते हैं और दे एग्जिबिट इलास्टिक प्रॉपर्टी। नेचुरल रबर की सबसे खासियत जो है बच्चों वो है प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। जब नेचुरल रबर को आप स्ट्रेच करते हो तो स्ट्रेच हो जाता है, उसकी लंबाई ओरिजिनल लंबाई से 2 गुना 3 गुना बढ़ जाती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और आप स्ट्रेच करना छोड़ दो, फोर्स अप्लाई करना छोड़ दो, वो वापस अपना ओरिजिनल शेप क्या करते हैं रिगेन। तो ये हो गई थी बच्चों नेचुरल रबर के बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं कि ये कैसे तैयार होता है। ये तो उसका मोनोमर है और ये नेचुरल रबर है। अब ये नेचुरल रबर कैसे तैयार होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो चलिए हम थोड़ा सा हमारा बोर्ड बदल देते हैं, हम जाते हैं किसके तरफ, ये नेचुरल रबर कैसे तैयार होता है बच्चों, तो वो हम देखते हैं। देखो नेचुरल रबर का जो ये है नेचुरल रबर का जो मोनोमर है बच्चों, तो वो कौन है, CH डबल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि 1 2 3 4। ये 2-methyl-1,3-butadiene बच्चों ये आइसोप्रीन है एंड इट इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, इट इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। अब ये कैसे तैयार होता है देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। देखिए कैसे तैयार होता है ना। अब हम क्या देख रहे हैं कि आइसोप्रीन यूनिट से नेचुरल रबर कैसे तैयार होता है। ये देखिए ये CH3 लिया, सिंगल बॉन्ड ये C, फिर ये डबल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड ये CH, फिर ये डबल बॉन्ड क्या है बच्चों यहाँ पे CH2। देखो वही है 1 2 3 और ये 4 बच्चों वही है, क्या है 2-methyl-1,3-butadiene, क्या है बच्चों ये 2-methyl-1,3-butadiene। अब आगे देखते हैं इधर, अब वही कंपाउंड लिखते हैं। देखो CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो 1 2 3 4 बच्चों यहाँ पे मैंने नेचुरल रबर का जो मोनोमर है आइसोप्रीन 2-methyl-1,3-butadiene, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए, ये पहला और ये दूसरा। अब जब ये आइसोप्रीन यूनिट्स पॉलीमराइज होते हैं तो कैसे होता है वो मैं बच्चों आपको बताता हूँ। वो कैसे होता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। पॉलीमराइजेशन के वक्त क्या होता है बच्चों कि ये जो डबल बॉन्ड है इसमें का ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाती है और इस कार्बन की, बराबर है। देखो इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई और इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, इसकी वैलेंसी फ्री होगी, ध्यान में रखना। सिमिलरली इसका भी पाई बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चों, और क्या होता है इसकी भी एक वैलेंसी फ्री होती है और इसकी भी। अब देखो यहाँ का पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री इसकी हुई है, ध्यान में रखना इसकी वैलेंसी फ्री है। यहाँ का पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसकी वैलेंसी फ्री होगी और इसकी। अब दोनों कार्बन की बच्चों वैलेंसी फ्री है, तो फ्री वैलेंस यूज करके यहाँ पे एक नया डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 की वैलेंसी
बच्चों क्या बन गई, फ्री बन गई। यानी बच्चों यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए और सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट। मतलब ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन जो डबल बॉन्ड थे वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गए, पहले डबल बॉन्ड थे, और जहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था वहां पे क्या था बच्चों, डबल बॉन्ड। अब यही बात इधर होंगी बच्चों। देखो यहाँ का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ये कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होंगी और इस कार्बन नंबर 2 की भी एक वैलेंसी फ्री हुई है, ध्यान में रखना। सिमिलरली कार्बन नंबर जो 3 और 4 के बीच में पाई बॉन्ड है, ये भी बच्चों क्या होता है, ब्रेक होता है, और कार्बन नंबर 3 की वैलेंसी फ्री होती है और कार्बन नंबर 4 की भी वैलेंसी फ्री होती है। अब कार्बन नंबर 1 और 4 की वैलेंसी फ्री हो गई और इधर 2 और 3 की भी वैलेंसी फ्री थी, तो 2 और 3 नंबर के कार्बन फ्री वैलेंस यूज करके बच्चों क्या बनाते हैं यहाँ पे, डबल बॉन्ड। क्या बनाते हैं यहाँ पे, डबल बॉन्ड। तो यहीं पे क्या हो गया, जहां पे पहले डबल बॉन्ड थे बच्चों वहां पे सिंगल बॉन्ड आ गए, और जहां पे सिंगल बॉन्ड था वहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब देखो पहला जो आइसोप्रीन यूनिट है उसका कार्बन नंबर 4 उसकी वैलेंसी फ्री है, और दूसरा जो आइसोप्रीन यूनिट है उसका कार्बन नंबर 1 उसकी भी वैलेंसी क्या है, फ्री। अब ये फ्री वैलेंसी यूज करके ये बच्चों एक दूसरे को क्या होते हैं, लिंकअप। ये देखो क्या हो गए, लिंकअप हो गए। ओके तो लिंकेज किसके बीच में हो रहा बच्चों, 1 और 4 के बीच में। तो एक तो ये नेचुरल रबर इट इज द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, इसलिए हम बच्चों इसको क्या बोलते हैं, पॉली आइसोप्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉली आइसोप्रीन बोलते हैं। लिंकेज किसके बीच में हो रहा, लिंकेज किसके बीच में हो रहा, पहला आइसोप्रीन यूनिट का कार्बन नंबर 4 और दूसरे का 1, यानी 1,4 कार्बन नंबर 1 और 4 के बीच में हो रहा। एक आइसोप्रीन यूनिट का कार्बन नंबर 1 तो दूसरे यूनिट का कार्बन नंबर 4, और सिस क्यों बोलते हैं, देखो 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 ये सिस टू ग्रुप सिमिलर ग्रुप्स दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, सिमिलर ग्रुप्स दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, और इसीलिए नेचुरल रबर का नाम रखा हमने बच्चों सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। क्या रखा बच्चों हमने, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। तो इस तरह से ध्यान में रखना बच्चों कि नेचुरल रबर ये रबर ट्री से मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लैटेक्स विच इज व्हाइट कोलाइडल सस्पेंशन। नेचुरल रबर का मोनोमर है आइसोप्रीन, जिसका आईपीसी नेम है 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन, और इसका और एक नाम है सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। बहुत सारे आइसोप्रीन यूनिट्स इस तरह से सिस मैनर में क्या होते जाते हैं, लिंकअप। एक आइसोप्रीन यूनिट का कार्बन नंबर 1 और दूसरे यूनिट का कार्बन नंबर 4 इनके बीच में लिंकेज तैयार होती है और सिस मैनर में वो लिंकअप होते जाते हैं। यानी ये जो सिमिलर सिस्ट ग्रुप्स है डबल बॉन्डेड कार्बन पर के, वो डबल बॉन्ड के सेम साइड में रहते, देखो इधर सेम साइड में, इधर देखो सेम साइड में। इसलिए नेचुरल रबर को हम क्या बोलते हैं, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। इसमें लंबी लंबी लॉन्ग फ्लेक्सिबल चेन्स होती हैं, और ये लंबी लंबी लॉन्ग पैरेलल फ्लेक्सिबल चेन्स दे आर हेल्ड विथ ईच अदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी वजह से हम रबर को स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच करके हम उसकी लंबाई 2 गुना भी कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों सब हमारा नेचुरल रबर के बारे में। अब हम जाएंगे वापस अपने पहले पेज के पास और वो हम देख लेते हैं। ये देखो जो मैंने डायग्राम निकाली थी बच्चों वो यही डायग्राम है, ये यही डायग्राम है। देखो ये नेचुरल रबर है और इसका क्या है, मोनोमर। अब जैसे सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन है बच्चों, वैसे एक ट्रांस 1,4 पॉली आइसोप्रीन भी है, ट्रांस 1,4 पॉली आइसोप्रीन भी है। मतलब उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड कार्बन पर के सिस्टर ग्रुप डबल बॉन्ड के क्या रहेंगे, अपोजिट साइड में। नेचुरल रबर में क्या थे, सेम साइड में थे बच्चों, तो इधर सिस्टो रहेगा तो दूसरा सिस्टो क्या रहेगा, उधर रहेगा, उस साइड में रहेगा। यानी ये इधर और सिस्टो इधर ऐसे रहेगा, ये सिस्टो इधर है तो ये सिस्टो इधर रहेगा। बस एक जगह आपको बदलनी, ये सिस्टो इधर और ये इधर, ये सिस्टो इधर है तो ये सिस्टो इधर लाओ और ये इधर, थोड़ा सा आपको चेंज मतलब करना है। तो ये जो ट्रांस 1,4 पॉली आइसोप्रीन है इट ऑकर्स नेचुरली एज गट्टा पर्चा। ये जो ट्रांस 1,4 पॉली आइसोप्रीन है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, गट्टा पर्चा, which has zigzag chains fitting in one another।
इसकी झिगझैग चेन्स होती हैं और एक दूसरे में फिटो फिट बैठ जाती है, बराबर। और इट इज नॉन इलास्टिक एंड क्रिस्टलाइन। फर्क देखो नेचुरल रबर सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन ये क्या था, इलास्टिक था, लेकिन ये जो है ट्रांस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन ये क्या है, नॉन इलास्टिक है, क्रिस्टलाइन इन नेचर है। इतना सिंपल सा है बच्चों, कितना आसान है। तो ध्यान में रखेंगे, क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द रबर प्लांट, रबर ट्री इन द फॉर्म ऑफ लेटेक्स which is nothing but a colloidal suspension. The monomer of natural rubber is isoprene, that is 2-methyl-1,3-butadiene. Its another name is cis-1,4 polyisoprene. Natural rubber has a long parallel flexible chains which are held together by weak intermolecular forces of attraction. So natural rubber is elastic in nature. On stretching natural rubber, it gets stretched, its legs increases, and when और जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना छोड़ देते हैं वो वापस अपना ओरिजिनल शेप क्या करता है, रिगेन। ये देखो ये नेचुरल रबर का क्या है बच्चों, स्ट्रक्चर है। देखो डबली बॉन्डेड कार्बन पर के सिस्टर ग्रुप सेम साइड में, इसीलिए सिस बोला है। यहाँ पे देखो सिस्टर ग्रुप सेम साइड में ये है। और नेचुरल रबर के जैसा और एक पॉलीमर है जिसका नाम है ट्रांस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। यानी बच्चों बस ये सेस्टू इधर करो और ये इधर करो, तो सेस्टू अपोजिट साइड में होंगे, ये सेस्टू इधर, ये सेस्टू इधर और एच को इधर करो, सेस्टू अपोजिट साइड में रहे तो वो क्या हो गया, ट्रांस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। इसको गट्टा परिचा बोलते हैं। ये भी एक नेचुरल पॉलीमर है और इसकी झिगझैग चेन्स है जो एक दूसरे के अंदर फिटोफिट बैठते हैं जिससे उसको क्रिस्टलाइन नेचर प्राप्त होता है। लेकिन फर्क है बच्चों कि नेचुरल रबर इलास्टिक रहता है तो गट्टा पर्चा क्या रहता है, टोटली नॉन इलास्टिक। तो बच्चों ये सब हमारा हो गया इसके बारे में। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक है बच्चों वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या है। देखिए बच्चों, जो नेचुरल रबर हमें मिलता है रबर प्लांट से, रबर ट्री से, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशंस है। इसलिए डेली लाइफ में यूज़ करते वक्त बहुत लिमिटेशंस आती है, बहुत जगह पे हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। अब इतनी सारी हमें नेचर ने हमें इतनी सारी संपत्ति दी नेचुरल रबर की, तो उसके लिमिटेशन के कारण हम यूज़ तो करना ही, उसको वेस्ट नहीं जाने देना। लेकिन नेचुरल रबर वैसे यूज़ करो तो बहुत लिमिटेशन आती है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो नेचुरल रबर ड्यू टू इट्स लिमिटेशन। लेकिन नेचुरल रबर को वेस्ट तो जाने नहीं देते, इसलिए हम नेचुरल रबर पर एक केमिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। उस केमिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद हमें जो नया रबर मिलता है उसको बोलते हैं वल्कनाइज रबर। प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। और ये वल्कनाइज रबर नेचुरल रबर से कई गुना अधिक ड्यूरेबल रहता है, यूजेबल रहता है, और इसीलिए हमें नेचुरल रबर पर केमिकल ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता थी और वो हमने की भी। उसका नाम है बच्चों, क्या नाम है उसका, उसका नाम है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। चलो पढ़ लेता हूं मैं और अच्छे से समझा के भी देता हूं ताकि हर पॉइंट हमारा अच्छे से एक्सप्लेन हो। नेचुरल रबर बिकम सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर अबाउ 335 केल्विन टेम्परेचर। अब 335 केल्विन टेम्परेचर यानी कितना होता है बच्चों, 335 में से आप 273 निकाल दो, 5 में से 3 गए 2, 13 7 गेले किती राहिले 6 राहिले, मतलब 62 डिग्री सेल्सियस। यदि बच्चों टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है, 62 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है तो नेचुरल रबर बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है, बहुत ही नरम बन जाता है। सोचिए ऐसे नेचुरल रबर से हमारे ट्यूब टायर्स बने तो हॉट डेज जो है, समर डेज, उसमें तो ये नेचुरल रबर पिघल जाएगा, काम का नहीं रहेगा। तो ये पहला ड्रॉबैक है कि अबाउ 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नेचुरल रबर बिकम्स वेरी सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट बन जाता है कि काम का ही नहीं रहता वो। दूसरी बात, एंड ब्रिटल at low temperatures, that is less than 283 केल्विन टेम्परेचर। ध्यान में रखना, यदि टेम्परेचर 283 केल्विन से यानी कि बच्चों 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, 283 केल्विन यानी कितना हो गया वो
10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर यदि 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है बच्चों, तो ये नॅचरल रबर ब्रिटल हो जाता है, ज्याला आपण मराठीमध्ये ठिसूळ म्हणतो. जसं एखादं शेतामध्ये मातीचं एखादं ढेकूल असते आणि हे आपण असं आपटलं जमिनीवर तर ते फुटते, तसा हा ब्रिटल होतो, याचे तुकडे तुकडे होऊन जातात. म्हणजे 60 डिग्री सेल्सियसच्या वर पण हा काही कामाचा नहीं, अतिशय सॉफ्ट बनत असल्यामुळे. और 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी ये कोई काम का नहीं, क्योंकि ब्रिटल बन जाता है, इसकी टुकड़ी हो जाते हैं. और एक ड्रॉबैक है, एंड शोज हाई वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी. नेचुरल रबर यदि पानी में रहा तो बच्चों ये पानी एब्सॉर्ब करता है, और पानी एब्सॉर्ब करने के कारण ये थोड़ा फूल जाता है, और फूल जाने के बाद ये काम का नहीं रहता, इसका वेट बढ़ जाता है. सोचो आपकी गाड़ी के टायर नेचुरल रबर से बने हैं और आप रास्ते पर से जा रहे हो, रास्ते पर पानी है और ये टायर आपके पानी एब्सॉर्ब कर रहे हैं, तो कितने वो वेटेड हो जाएंगे और आपकी गाड़ी चलना मुश्किल हो जाएंगे. तो ये नेचुरल रबर के प्रॉब्लम्स है कि अब 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नेचुरल रबर बिकम्स वेरी सॉफ्ट. वी कैनॉट यूज सच सॉफ्ट रबर. बिलो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट बिकम्स वेरी ब्रिटल. So it is very dangerous to use this natural rubber below 10 degrees Celsius. Further, it has a water absorption capacity. And because of these drawbacks of natural rubber is not usable. बहुत जगह पे हम उसको यूज नहीं कर सकते. ना हम गाड़ी का टैटू बनाने के लिए यूज कर सकते, ना हम हमारे जीवन में बहुत सारी जगह पे उसको यूज कर सकते हैं. और इसीलिए फिर ये नेचुरल रबर वेस्ट जाने देना क्या? इतनी सारी नेचर की जो संपत्ति है वो क्या वेस्ट जाने देना क्या? नहीं. इंसान को एक ही बात दी है भगवान ने, वो है दिमाग. वो दिमाग यूज करके हमने क्या किया, इस नेचुरल रबर पर एक केमिकल ट्रीटमेंट अप्लाई की, उसको मोर ड्यूरेबल बनाया, मोर यूजेबल बनाया, ताकि हम जीवन में हर जगह इसको यूज कर सके. इस प्रोसेस का नाम है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, एंड इट वॉज नेसेसरी ड्यू टू द ड्रॉबैक्स ऑफ नेचुरल रबर. तो नेचुरल रबर फर्दर इट इज सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. अरे बाप रे, नेचुरल रबर जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट से बेंजीन, इसमें सोल्यूबल हो जाता है, एक इसका ड्रॉबैक है. एंड इज नॉन रेजिस्टेंट टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हवा में एयर में ऑक्सीजन है, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी रहते हैं लैब में, समझ लो, इनके कांटेक्ट में आ गया तो नेचुरल रबर इससे प्रभावित होता है, इट गेट्स ऑक्सीडाइज, खराब हो जाता है, उसका लाइफ कम हो जाता है. तो ये सब नेचुरल रबर के प्रॉब्लम्स थे. तो नेचुरल रबर के प्रॉब्लम्स आपको ध्यान में आए कि above 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नेचुरल रबर becomes very soft, and we cannot use such a very soft natural rubber for our purpose. Below 10 degrees Celsius it becomes very brittle. Again, it is dangerous to use such natural rubber below 10 degrees Celsius. It has water absorption capacity. This is again a problem. Again, it is soluble in non-polar solvent like benzene, and it is not resistant to oxidizing agent. It gets easily oxidized by oxidizing agent. अब ऐसा नेचुरल रबर जिसकी इतने प्रॉब्लम्स है, इसलिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसको वेस्ट भी नहीं जाने दे सकते क्योंकि इतना सारा नेचुरल रबर है. तो यदि हम इसके ऊपर कोई केमिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करके इसको थोड़ा मोर ड्यूरेबल, मोर यूजेबल बना सकते हैं, तो कितना सारा नेचुरल रबर हमारे काम में आएगा. तो वही हमने किया बच्चों. क्या है? तो टू improve upon these physical properties, a process of vulcanization is carried out. नेचुरल रबर के ये लिमिटेशंस पर ओवरकम करने के लिए, ये लिमिटेशन रिमूव करने के लिए, उसको मोर यूजेबल, मोर ड्यूरेबल बनाने के लिए बच्चों हमने एक वल्कनाइजेशन ऑफ रबर नाम की प्रोसेस हम इसके ऊपर क्या करते हैं, कैरी आउट. दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ रॉ रबर विद सल्फर and an appropriate additive at a temperature range between 373 Kelvin to 415 Kelvin. हम क्या करते हैं, इसमें नेचुरल रबर को एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सल्फर के साथ हीट करते हैं. आपको जितना ज्यादा हार्ड रबर चाहिए उतना ज्यादा सल्फर डालना पड़ेगा. जितना ज्यादा हार्ड रबर आपको चाहिए उतना ज्यादा आपको क्या डालना पड़ेगा, उसमें सल्फर डालना पड़ेगा. जितना ज्यादा सल्फर डालोगे नेचुरल रबर में उतना ज्यादा हार्ड आपको क्या मिलेगा, रबर. तो नेचुरल रबर को डेफिनेट अमाउंट के सल्फर के साथ है ना, विथ एन एप्रोप्रिएट एडिटिव
इस टेम्परेचर रेंज 373 केल्विन टू 415 केल्विन टेम्परेचर के रेंज में आप नेचुरल रबर को सल्फर के साथ क्या कीजिए, हीट कीजिए। हीट करने के बाद क्या होता है बच्चों, हीट करने के बाद क्या होता है, अब जैसे ये नेचुरल रबर की पॉलीमरिक चेन है, ये ऊपर वाली ये नीचे वाली है, क्या होता है कि इनके बीच में ऐसे सल्फर लिंकेजेस तैयार होती हैं। अब ये सल्फर लिंकेजेस इन पैरेलल पॉलीमरिक चेन्स को पक्का पकड़ के रखती है। पहले यहाँ पे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे, अब बाकायदा कोवैलेंट बॉन्ड हो गए, कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, तो इससे नेचुरल रबर क्या होता है और भी मजबूत स्ट्रांग हो जाता है। पहले से पॉलीमरिक चेन एक दूसरे को ज्यादा टाइटली पकड़ के रखती है। पहले वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अब बाकायदा कोवैलेंट बॉन्ड्स है, सल्फाइड लिंकेजेस है, जिससे पॉलीमरिक चेन बहुत मजबूती से पकड़ी जाती है एक दूसरे के साथ, और जिससे ये वल्कनाइज्ड रबर जो बना है ये नेचुरल रबर से कई गुना अधिक हार्ड, मजबूत, ड्यूरेबल रहता है, और हमारे जीवन में बहुत जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों। अब वल्कनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है उसने बताया। ऑन वल्कनाइजेशन सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक्स एट द रिएक्टिव साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड दस द रबर गेट्स स्टीफन्ड। यानी बच्चों कैसे था, पहले यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था, यहाँ के पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, कार्बन की वैलेंसीज फ्री हो गई, और कार्बन की वैलेंसीज फ्री हो गई, और बदले में ये सल्फर लिंकेजेस इन कार्बन के बीच में क्या हो गए। अब जितना ज्यादा आप सल्फर डालोगे बच्चों उतनी सल्फर लिंकेज ज्यादा तैयार होंगे चेन्स के बीच में, और जितनी ज्यादा सल्फर लिंकेज चेन के बीच में उतनी वो चेन्स ज्यादा फर्मली होड़ करके रखी जाएंगी, और उतना वो रबर वल्कनाइज्ड रबर क्या होगा, मोर हार्ड होगा, मोर यानी मजबूत होगा, और मोर ड्यूरेबल भी होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या बोला इसने, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर, समझ लो आप अपना जो व्हीकल है 4 व्हीलर उसके टायर के लिए रबर बनना चाहते हैं, तो यू मस्ट यूज 5% सल्फर। ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर टायर रबर वी यूज 5% सल्फर, वी यूज 5% सल्फर, तो इस तरह है। तो 5% सल्फर इज यूज एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट। द probable structures of vulcanized rubber molecules are depicted as below। तो कुछ नहीं, वल्कनाइजेशन रबर में हम क्या करते हैं, हमारे नेचुरल रबर को जो सॉफ्ट था, स्टिकी था, ड्यूरेबल नहीं था, यूजेबल नहीं था, उसको हम डेफिनेट अमाउंट ऑफ सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं। जितना ज्यादा हार्ड आपको रबर चाहिए उतना ज्यादा आप सल्फर डालिए, तो आप क्या होगा, केमिकल रिएक्शन के दौरान ये डबल बॉन्ड की जो पाई बॉन्ड है बच्चों वो तो ब्रेक हो जाते हैं, और बदले में इन पॉलीमिक चेन्स में ये सल्फर लिंकेजेस तैयार होते जाती हैं। अभी बाकायदा कोवैलेंट बॉन्ड है, उन पॉलीमरिक चेन्स को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखते हैं, और जिससे वल्कनाइज्ड रबर नेचुरल रबर से कई गुना अधिक स्ट्रांग रहता है, हार्ड रहता है, ड्यूरेबल रहता है, एंड वी कैन यूज दिस वल्कनाइज्ड रबर इन आवर डे टू डे लाइफ एट मेनी प्लेसेस। तो ये है यहाँ के बारे में पूरा। तो मुझे आशा है बच्चों कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा, ये आपको पूरा समझ में आया होगा। तो ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने पूरा समझ लिया है। कोई भी डाउट रहा तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।